आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है विश्व व्यापार संगठन। WTO बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है, विश्व व्यापार संगठन। और यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी प्रश्न बनता है। और जैसा कि BA के 5th सेमेस्टर में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो अभी जो टेस्ट हुआ है उसमें बच्चों ने इसका आंसर गलत तरीके से लिखा है। जैसा कि हमने पढ़ाया भी है, बताया भी है, तब भी वो उतना अच्छा लिख नहीं पाए। तो इसको एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। प्रश्न मैंने दिया था कि WTO की जो उद्देश्य हैं, WTO के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, WTO के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन। तो हमने आपको बताया इसके पिछले लेक्चर में कि आप एक बेहतर जो है आंसर कैसे लिख सकते हैं, आपको क्या क्या यानी कि गलतियां नहीं करनी है। तो पूछा क्या गया था, WTO के क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, उसका क्या उद्देश्य है और उसके क्या कार्य हैं। ठीक, तो ये प्रश्न था और इसका उत्तर लिखना था। अगर परीक्षा में आपसे ऐसे पूछा जाए कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करें, तो जो पूछा जाएगा आपको वही लिखना है। ठीक है, उद्देश्य पूछा गया तो आप WTO हेडिंग डालिए, उसके उद्देश्य लिखिए, फिर उसके WTO के कार्यों को यानी कि बताइए, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने आंसर को लिखेंगे। तो चलिए इससे विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में कैसे प्रश्न बनते हैं उनको भी देख लेते हैं। जो MCQs बनेगा इससे, ठीक है, MCQs बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रश्न बनते हैं। और इसके बाद जो है अगर यानी कि आपका यानी लिखने वाला रिटन क्वेश्चन होता है, और रिटन में अगर इस तरीके का प्रश्न आपको मिलता है एग्ज़ाम में, जैसे GIC का जो मेंस होता है उसमें रिटन आता है, तो हो सकता है अभी एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछ ले, तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, क्या है अंतर्राष्ट्रीय WTO क्या है, तो विश्व व्यापार संगठन की बात जब हम करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापार में परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हतोत्साहित करने एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विभिन्न जो है समस्याओं को सुलझाने हेतु, जिसे GATT की स्थापना, जो आप देख रहे हैं ना, GATT की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को की गई थी। यानी कि जो WTO अस्तित्व में आया है वो अस्तित्व में किसके जगह पे आया है, GATT की जगह पे आया है। GATT का फुल फॉर्म क्या है, GATT, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, जनरल, ठीक है, ये जनरल है, GENERAL, जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट, ठीक है, ये टैरिफ, ठीक है, टैरिफ मतलब प्रशुल्क, टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, एंड ट्रेड, इसका मतलब ये है कि जो सामान्य समझौता है, जनरल एग्रीमेंट मतलब सामान्य समझौता किस पर, ऑन यानी कि टैरिफ एंड ट्रेड पर, यानी प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता। तो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी GATT की स्थापना होती है 1947 को। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है, अगर एग्जाम में MCQs में पूछा जाएगा कि GATT की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है, यानी कि अगर उसमें ऑप्शन दिया होगा 1947, 48, 45, तो 1947 में। अब एग्जैक्ट डेट क्या है, 30 अक्टूबर 1947 को। तो जो विश्व में व्यापार को बढ़ावा देने और उसमें जो यानी कि अगर कोई देश जो है दूसरे देश के व्यापार को यानी प्रभावित कर रहा है, तो उसमें उसकी मात्रा को कैसे यानी कि कम किया जाए, रोका जाए, जिससे कि दूसरे देश के व्यापार पर प्रभाव ना पड़े। तो इन से संबंधित जो भी मामले थे उसको सुलझाने के लिए सबसे पहले GATT की स्थापना हुई। ठीक है, अब GATT की स्थापना जब हुई थी तो ये जो GATT संस्था थी वह उतनी मजबूत संस्था नहीं, मतलब संस्था के रूप में नहीं उभर के आई जितना कि इसको मजबूती प्रदान करने के लिए बनाया गया था। यह बहुत सारे मामले जो है सुलझा नहीं पा रही थी, पेंडिंग में पड़े मामले चले जा रहे थे। इसके वजह से ये जो मामले थे उनको यानी कि शीघ्र और जो है मजबूती से सुलझाने के लिए इसके जगह पर दूसरी संस्था अस्तित्व में आई, जिसको जो है यानी ये 12 दिसंबर 1995 को ये GATT समाप्त हो गया और उसके जगह पर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में अधिक शक्तिशाली संगठन के रूप में स्थापना होती है WTO की। तो आप समझ गए हैं कि जो WTO है वो WTO किसके अस्तित्व में आ रहा है, GATT के अस्तित्व में क्या आ गया, WTO। तो जो GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, उसके अस्तित्व पर क्या आ गया, यानी WTO हो गया। GATT क्या है, एक मतलब
यानी कि कह सकते हैं ये WTO से कम मजबूत संस्था थी, जो विभिन्न प्रकार के मामलों को सही से सुलझा नहीं पा रही थी और जो है समय पर सुलझा नहीं पा रही थी, जिस वजह से बहुत समस्याएं हो रही थी। अन्य देशों के व्यापार को लेकर के उनका व्यापार प्रभावित हो रहा था। तो इसके संबंध में गेट की जगह पे कौन आया, यानी WTO आया, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। अब ये कब अस्तित्व में आया, तो इस 1 जनवरी 1995 को ये यानी कि अस्तित्व में आ गया और इसकी स्थापना हुई। तो गेट का जो 8वें राउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसकी कई वार्ताएं हुई होंगी, सम्मेलन हुए होंगे, तब जाके बाद में जो है यानी कि गेट की जगह पे WTO आया। तो जो इसका 8वां दौर था, जिसको हम लोग उरुग्वे दौर के नाम से जानते हैं, ये भी परीक्षा पूछा जाता है, ठीक है, उरुग्वे राउंड के नाम से जानते हैं। इसमें डंकल प्रस्ताव जो इसके जो है यानी कि मुख्य अध्यक्ष थे, इनको हम कह सकते हैं, उनका नाम था आर्थर डंकल, और उनके जो प्रस्ताव थे उस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और अंततः यह जो है ये 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को या मराकस नगर के गेट के 124 सदस्य देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया, ठीक है, यानी कि 124 देशों ने डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिया। और हस्ताक्षर करने के बाद जो है गेट की जगह पर कौन सी संस्था अस्तित्व में आ गई, WTO अस्तित्व में आ गई। कब आ गई, 1 जनवरी 1995 को। तो आपसे MCQs बनेगा कि यानी कि WTO की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 को हुई। WTO का 8वें जो दौर की वार्ता थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो उरुग्वे में हुई थी। फिर इस जो 8वें दौर की वार्ता का जो अध्यक्ष था वो कौन था, आर्थर डंकल था। और गेट किसके अस्तित्व में आया है, तो गेट जो है WTO किसके अस्तित्व में आया है, तो गेट के अस्तित्व में आया है। 4 प्रश्न यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। 5वां प्रश्न है कि गेट की स्थापना कब हुई थी, तो गेट की स्थापना 1947 में हुई थी। 6वां प्रश्न यहाँ से बनेगा, गेट का फुल फॉर्म क्या है, तो ठीक है, तो गेट का फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि सामान्य समझौता है किस पर, यानी प्रशुल्क और व्यापार पर। तो प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसे हम लोग गेट कह रहे हैं। अब इस पे जिस समय ये स्थापना हुई उस समय आप देखिए कि 1994 के समझौते पर हस्ताक्षर कर भारत इस विश्व व्यापार यानी कि संगठन का संस्थापक सदस्य बन गया। तो कभी कभी MCQs में ऐसा प्रश्न आएगा कि क्या भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य है, तो इसका आंसर होगा हाँ, यानी कि वो उसका क्या है, संस्थापक सदस्य है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यानी कि यहाँ पर जो है ये संस्था यानी कि क्या हो गई, अस्तित्व में आ गई। इसका मुख्य काम क्या है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था उसको जो है प्रोत्साहित करना है और जो मामले थे उनको सुलझाना है, और जो अदर देश जो है व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं उसको क्या करना है, उसको जो है यानी कि रोकना है। तो विश्व व्यापार संगठन का यानी संगठन जो है इसका अब क्वेश्चन बनेगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर गेट की भांति कहाँ है, जिनेवा में। तो ऐसा प्रश्न आएगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो WTO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है, ठीक है। ये अगला MCQs हो गया। अब वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो ये भी इसी तरीके से भी प्रश्न बनता है कि इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 164 है। अब इसकी आगे बात करेंगे तो गेट की जो यानी कि प्रकृति है वो कैसी है, तो गेट जो है उसकी प्रकृति जो है अस्थायी थी। इसके विपरीत में जो WTO है उसकी प्रकृति क्या है, स्थायी है। WTO क्या है, एक स्थायी संगठन है, ठीक है, जिसमें अब सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 164 है। अब गेट की अगर बात करेंगे तो गेट को कोई कानूनी स्थिति प्राप्त नहीं थी, ठीक है, वो जो है बहुत लीगली जो है उसको वो पावर नहीं मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो जो मामले आते थे वो जो है यानी कि उसको सुलझाने में देरी लगती थी। WTO को क्या किया गया, कानूनी यानी कि स्थिति मजबूत प्रदान किया गया। WTO समझौते सभी सदस्य देशों पर क्या है, बाध्यकारी है, मतलब उसको मानना ही मानना पड़ेगा। अब WTO की बात करेंगे तो इसका जन्म अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत हुआ, क्योंकि सभी देशों ने मिल करके इस पर क्या किया, सहमति व्यक्त किया। सभी देश का मतलब कितना है, इसमें देशों की संख्या कितनी हो गई है, 164। और पहले जब इसके यानी कि सदस्य देश जो इसमें जिन्होंने हस्ताक्षर किया था वो कितने थे, 124, ठीक है। तो 124 देशों ने उस पर क्या किया था, यानी कि समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए क्या अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत आता है, जिसकी पुष्टि सदस्य देशों के सरकारों तथा विधानमंडलों ने की है, ठीक है। अब आगे आप देखिए, यद्यपि
अंतर्राष्ट्रीय जगत में WTO, IMF और IBRD के समान दर्जा है, यानी कि जो WTO है उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो विश्व बैंक है उसके समान ही दर्जा प्राप्त है, परंतु IMF और जो है यानी कि जो विश्व बैंक है उसके भांति संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसी है वो जो है IMF और वर्ल्ड बैंक है। ठीक है, तो IMF को आप जानते हैं विश्व में जो है जो ऋण लंबे अवधि के लिए ऋण प्रदान करने वाली जो यानी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और जो है विश्व बैंक है। ठीक है, आगे IMF और वर्ल्ड बैंक पर अलग से क्या करेंगे यानी कि वीडियो बनाएंगे। अब विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य, तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य क्या है, तो आपको सीधे उद्देश्य लिखना है। आप एक लाइन में ऐसे लिख सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन जो है एक जो है कानूनी यानी कि स्थिति प्रदान की हुई संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत जिसका निर्माण हुआ है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ठीक है, और यह गैट के अस्तित्व में आया है। इसके निम्नलिखित जो है उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद एवं व्यापार को बढ़ावा, यानी कि इसका WTO का क्या पर्पज है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसके प्रोडक्शन को और इसके ट्रेड को इम्प्रूव करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है इसका प्रभावपूर्ण मांग, ये आगे पीछे लिख सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार में व्यापक एवं प्रभावी वृद्धि करना। तो आप जो इफेक्टिव डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड की अगर बात करेंगे तो आगे आपको कीन्स का थ्योरम पढ़ाएंगे, उन्होंने जो है रोजगार के सिद्धांत में प्रभावी मांग की बात किया है। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है वहीं पर जो है इफेक्टिव डिमांड क्रिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव डिमांड और एम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, यानी कि व्यापक और प्रभावी वृद्धि करना है, उसमें मांग में वृद्धि करना है और रोजगार में यानी बढ़ाना है, रोजगार की वृद्धि करना है। तीसरा है विश्व के जो संसाधन हैं वो संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है, क्योंकि जब संसाधन का ऑप्टिमम यूज होगा तभी जो है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास संसाधन बचे रहेंगे, अदरवाइज हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए जो आगे वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों को ध्यान में रख करके अगर हम यानी उन संसाधनों का ऑप्टिमम यूज करते हैं तो इसका मतलब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को एक्सेप्ट करेंगे। तो अगला इसका पर्पज क्या हो जाएगा कि जो सतत विकास है उसकी अवधारणा को एक्सेप्ट करना है। फिर इसका पर्पज और क्या है, तो इसका पर्पज ये भी है कि ये जो है जीवन स्तर में वृद्धि करना चाहता है, क्योंकि जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ेगा तो जब गुड्स एंड सर्विसेज, आप जान रहे हैं गुड्स और सर्विसेज जब जनरेट होगी, अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होगी, उसका ट्रेड होगा, उससे यानी कि इनकम इंक्रीज होगी, तो उससे जो है लोगों के पास इनकम जब बढ़ेगी तो उनकी जो है सेविंग भी बढ़ेगी, उनकी जो है क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का भी यानी कि वो जो मात्रा है वो बढ़ेगी, और इसके साथ साथ उनके कंजप्शन पर भी जो है क्या होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कंजप्शन भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा यानी बढ़ेगा। तो जीवन स्तर में उनकी क्या होगी वृद्धि होगी। पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा, ये भी इसका महत्वपूर्ण जो है पर्पज है, क्योंकि यानी कि क्या करना है कि इन्वायरमेंट को हमें प्रोटेक्ट करना है और उसे जो है क्या करना है कंजर्व करना है, जिससे कि जो पर्यावरण है, हमारे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, यानी इस तरीके से उनका जो है यूज करके वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण ना किया जाए, जिससे कि हमारी जो है जो प्राकृतिक धरोहर है, जो संसाधन है वो क्या हो जाए यानी समाप्त हो जाए। तो इसलिए ये भी ध्यान में रखना है कि पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा। तो इसके पर्पज है कि वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ाना, प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार में व्यापक वृद्धि करना और विश्व में संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना, इसके साथ सतत विकास की अवधारणा को स्वीकार करना, जीवन स्तर में वृद्धि करना, पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना। अब इसके कार्यों की बात आती है, तो इसके आगे कार्य देखिए, इसके आगे हम लोग जो है कार्यों पर चलते हैं। तो एक मिनट, हाँ, अब इसके हम लोग कार्यों पर चल रहे हैं। तो इसके कार्य क्या हैं, विश्व व्यापार संगठन के क्या कार्य हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके कार्य क्या हैं। इसके कार्य हैं कि जो प्रशुल्क से संबंधित किसी भी मसले पर सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना। इसका मतलब ये है कि जो भी टैरिफ लगेगा, टैरिफ का मतलब है जो भी आपकी प्रशुल्क लगेगी, प्रशुल्क का मतलब है जब कोई यानी कि देश, मान लो एक कंट्री है,
ये बी कंट्री में जो है अपने वस्तुओं और सेवाओं को क्या करना चाह रहा है, ट्रेड करना चाह रहा है, व्यापार करना चाह रहा है। तो अगर ये दूसरे देश में वस्तुओं को भेजेगा, मतलब ये दूसरा देश इससे क्या करेगा, या तो वस्तुओं को इंपोर्ट करेगा या ये एक्सपोर्ट करेगा। तो जैसे ही यहाँ पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की कंडीशन जब होगी तो यहाँ पर एक क्वांटिटी, परिमाणात्मक का मतलब है कि इसकी मात्रा, यानी कि क्वांटिटी जो होगी, जो भी इसकी मात्रा होगी उस पर एक शुल्क लगाया जाएगा। शुल्क का मतलब है जैसे मान लो 500 इकाई, मान लो अमेरिका है, भारत को ये यानी क्या कर रहा है, भेज रहा है, ठीक है। तो अब ये 500 इकाई अगर भारत में आएगी तो यानी भारत क्या करेगा, इस पर जो है एक टैरिफ लगाएगा कि मान लो क्या करते हैं, इसको 5% जो है इसकी जो भी वस्तुओं की प्राइस है उस पर जो है, यानी जितनी वस्तुएं आएंगी उस पर 5% जो है क्या कर दिया जाएगा, प्राइस को जो है यानी कि टैक्स के रूप में ले लिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये वस्तु जो है हमारे यहाँ अगर मान लो 5 रुपये की कोई 10 रुपये की कोई वस्तु है तो इस पर मान लो क्या बोलते हैं, अगर 1% टैक्स लगाया गया तो ये हमारे देश में आकर के कितने रुपए में बिकेगी, 11 रुपये में बिकेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यानी कि ये जो है इसका मतलब है कि जो 10% टैक्स था, मान लो 10 रुपये वस्तु थी तो इसका क्या हो गया, यानी कि मान लो 11 रुपये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चाहे इसको हाँ जो भी मान लो, ठीक है, जैसे कि परसेंटेज का आपका मामला है तो परसेंटेज का मामला ऐसे आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु है, इस पर 10% टैक्स लग गया तो ये कितने की हो गई, 110 की हो गई, ठीक है। इसका मतलब है जो शुल्क लग रही है वो आपको ध्यान में रखना है कि यानी जो प्रशुल्क है, प्रशुल्क का मतलब है जो मात्रा वहाँ से आने वाली है उस पर आयात या जो निर्यात हो रहा है उस पर हमें क्या करना है, एक प्रशुल्क लगाना है। प्रशुल्क का मतलब है जैसे जो कर है, ठीक है, वो आप यानी क्या करेगी, सरकार लगाएगी। तो ये सभी देश जो है सदस्य देशों के बीच विचार विमर्श होगा और मंच पर, इस मंच से जो है यानी ये डिसाइड किया जाएगा कि कितना टैरिफ लगेगा, ठीक है। उसके बाद विश्व व्यापार समझौता जो है वो बहुपक्षीय और बहुवचनीय समझौते का क्रियान्वयन होगा, क्योंकि इसमें एक पक्ष का ये समझौता नहीं है, इसमें सारे जो सदस्य देश हैं वो मिल करके क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे कि हम ऐसे व्यापार करेंगे। प्रशासन और परिचालन में सुविधा उपलब्ध कराना कि इससे सही तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो सके और सही तरीके से जो यानी फैसिलिटीज़ है वो डेवलप की जा सके, तो ये इसका कार्य है। फिर तीसरा आप देखिए, विश्व व्यापार जो है क्या करेगा, व्यापार नीति समीक्षा प्रक्रिया से संबंधित नियमों और प्रावधानों को लागू करेगा। यानी कि जो व्यापार की, ट्रेड की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी का ये क्या करेगा, रिव्यू करेगा, यानी कि इसका जो है समीक्षा करेगा और उस प्रक्रिया से जो भी उसका प्रोसेस है, उसके जो नियम है, उसके जो प्रावधान है, यानी कि जो उसमें बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको यानी कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसकी जो है ये क्या करेगा, बात करेगा और उसको प्रोसेस को जो है क्या करेगा, ये जो भी नियम है और जो भी जो इसके यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको जो है लागू कराना है इसको। फिर इसका अगला पर्पज क्या है, विवादों के निपटारे से संबंधित नियमों और प्रक्रियाओं को प्रशासित करना। यानी कि अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से झगड़े कर रही है, ठीक है, यानी डिस्प्यूट हो रहा है किसी चीज़ को लेकर के, कोई मामला झगड़े वाला मामला है, तो उससे संबंधित भी वो नियम और जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बनाएगा और उसके साथ जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करेगा, यानी इस पे काम करेगा। इसके साथ विश्व आर्थिक नीति के निर्माण में जो है अधिक सामंजस्य स्थापित करना है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके निर्माण में जो है क्या करना है, यानी सामंजस्य स्थापित करना है जिससे किसी भी देश को नुकसान ना हो और सभी देश आपस में मिल करके जो है यानी ट्रेड करें जिससे कि सभी देशों को लाभ होगा। क्योंकि हैवलर का एक स्टेटमेंट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। तो ये जो है किसका स्टेटमेंट्स है, तो हैवलर का स्टेटमेंट्स है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। तो ये सही बात है कि क्योंकि सभी देशों के पास जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्री के पास अपनी अलग अलग जो है रिसोर्स हैं
और अलग अलग रिसोर्स के वजह से कोई देश जो है परिपक्व नहीं है जिसके पास संपूर्ण संसाधन हो, इसलिए उसे यानी कि दूसरे देश से रिसोर्सों को जो है क्या करना होता है, यानी लेना होता है, या उसके देश को जो है क्या करना होता है, निर्यात करना होता है, जैसे तकनीकी हो गई या अन्य विभिन्न प्रकार की चीज़ें हो गई, जिससे कि वह देश भी जो है अपनी प्रगति कर सके। तो दोनों को लाभ होता है ट्रेड से, क्योंकि बहुत सारी ट्रेड थ्योरियाँ हैं, आगे आप पढ़ेंगे रिकार्डो का ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे, एडम स्मिथ का